12 दिसंबर 2024। हमारी फर्स्ट न्यूज़, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है, उनके खिलाफ एक मोशन लाया गया है, आने वाला है पार्लियामेंट में उनके इम्पीचमेंट के लिए। ये एक पीटी फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है और GS2 में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट के लिए। देखेंगे क्या है एक प्रोसेस। हमें रिमूव करना है जज हाई कोर्ट के, तो उसके लिए एक ऑर्डर चाहिए प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट तभी ऑर्डर इशू कर सकते हैं जब उसको एड्रेस किया जाएगा पार्लियामेंट के माध्यम से, सेम सेशन में, ना कि कोई अगले सेशन में। इस मोशन के लिए सपोर्ट चाहिए स्पेशल मेजोरिटी ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जजेस को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सेम ग्राउंड है रिमूवल के लिए, एक प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल दिया नहीं है रिमूवल की प्रोसेस। उसके लिए 1968 में एक एक्ट आया था, जजेस इंक्वायरी एक्ट। उसमें रेगुलेट किया गया है प्रोसीजर रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हमें मोशन लाना है पार्लियामेंट में, लोकसभा में हो सकता है या हम राज्यसभा में। अगर हम लोकसभा में मोशन लाते तो हमें 100 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। साथ ही अगर राज्यसभा में मोशन आता है तो 50 मेंबर्स का। हमें मोशन साइन करके दे देंगे हमारे स्पीकर को या चेयरमैन को। स्पीकर चेयरमैन उस मोशन को ले भी सकते हैं या फिर रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने मोशन को एडमिट कर दिया तो स्पीकर या चेयरमैन उसके लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे। कमेटी में 3 लोग रहेंगे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एक, या चीफ जस्टिस, किसी अदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट। अगर कमेटी फाइंड करती है जजेस की मिसबिहेवियर या सफरिंग फ्रॉम एनी इनकैपेसिटी, तो उसके बाद हाउस मोशन को एडप्ट कर लेता है। जब मोशन स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तब प्रेसिडेंट जी के पास जाता है, उन पे सिग्नेचर कर देते हैं। उसके बाद जज का रिमूवल हो जाता है, उनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरी हो जाती है। 2019 में एक पीटी में क्वेश्चन आया था। क्या है क्वेश्चन देखेंगे, और अभी हमने जो न्यूज़ पढ़ी या जो नोट्स देखी उसमें से ये पॉइंट सारे कवर हो जाते हैं। स्टेटमेंट 1, मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड। नहीं, हमने अभी देखा पॉइंट सेकंड में देखा, वो एडमिट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वो एडमिट भी कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है एंड गिव्स द डिटेल ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इन कैपेसिटी एंड प्रूव मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई है। 1968 का जो एक्ट है जजेस इंक्वायरी एक्ट, उसमें ये बात कही गई। इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट में हमारा रॉन्ग हो जाता है। थर्ड देखते हैं, डिटेल ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गिवन दिया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। हाँ, लक्ष्मीकांत में ये बात सीधी सीधी कही गई है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है इफ मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, लॉ कहता है कि मोशन बैक बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये बात भी हमें अभी देख ली, तो ऑप्शन 3 एंड 4 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी सही। चलते आगे। एक जीन थेरेपी पे स्टडी हुई है, साइंटिस्ट ने बनाया है। अब क्या बनाया है, हेमोफीलिया होता क्या है देखेंगे। हेमोफीलिया ए
एक रेयर हेरिडिटरी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे जो जीन होते हैं बॉडी में वो फॉल्ट कर जाते हैं। उस वजह से सेवर, स्पॉन्टेनियस एंड पोटेंशियल वहाँ से ब्लीडिंग आ जाती है। वेल्लोर में कॉलेज है तमिलनाडु में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, उनके अंडर आता है सेंटर फॉर स्टेम सेल रिसर्च। उन्होंने यूज़ किया जीन थेरेपी को ट्रीट करने के लिए। जीन हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो सिखाएंगे आर्टिस्ट इट टू क्रिएट इनफ ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, वो प्रिवेंट कर सकता है हेमरेज। हेमीफीलिया माइनर भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज ऑफ क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट। उसमें ब्लड को क्लोट करने वाले कितने परसेंटेज फैक्टर हो सकते हैं, उस पर हम उसको माइनर कह सकते हैं या फिर सीवियर कह सकते हैं। हेमोफीलिया ए एक मोर कॉमन वर्जन है। उसके पीछे कारण होता है फैक्टर 8 जो ब्लड कोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है और हमारे बॉडी में वो अब्सेंट हो जाता है। इवन दो हेमोफीलिया एक रेयर डिसऑर्डर है, तभी भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पेशेंट भारत में है दुनिया भर के। 40,000 to 1 लाख तक एस्टिमेट किया गया है। दोज विथ सेवर हेमोफीलिया ए जिनको ज़्यादा मात्रा में होता है उनकी क्लोटिंग फैक्टर 1% से भी कम हो जाता है। उसके लिए हमें चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या फिर इंजेक्टिंग सब्सटेंस, वो मिमिक करेगा फैक्टर 8 को टू प्रिवेंट ब्लीडिंग के लिए। जो हीमोफीलिया है ये उसके लिए अभी तक एक ही जीन थेरेपी आई है, रोक्टावियन। ये पीटी फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है। जीन थेरेपी सेपर दैन यूजिंग एन एडेनोवायरस। साथ ही हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जीन थेरेपी हम ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमने देखा हेमोफीलिया होता क्या है, एक रेयर हेरिडिटरी कंडीशन है। हेरिडिटरी कंडीशन पीटी फैक्ट पॉइंट बन जाता है। रिजल्ट हो जाता है फॉल्टी जीन विच ट्रिगर ब्लीडिंग। जीन थेरेपी हमारे जो जीन है बॉडी में के अल्टरेट हो जाते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल का टू ट्रीट डिसऑर्डर के लिए। हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में फंक्शनल जीन्स टू कंपनसेट करने के लिए डिफेक्टिव जीन्स के लिए। चलते आगे। अभी ये बिल है, रेलवे बिल। जब ये एक्ट बन जाएगा तब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ कमेटी के रिकमेंडेशन है, कुछ कीवर्ड है जो हो सकता है अब आज भी पढ़ेंगे, और जब बिल बन जाएगा ये न्यूज़ हम फिर से पढ़ेंगे। क्या है ये न्यूज़, देखते हैं। रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 हमें सिंप्लीफाई करना है लीगल फ्रेमवर्क, जिसमें 2 एक्ट पे हम फोकस करना है। रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 एंड रेलवे एक्ट 1989, दोनों को एक एक्ट बना देंगे, सिंपल कर देंगे, मर्ज कर देंगे। यहाँ पे प्रपोज किया गया है टू अमेंड रेलवे एक्ट 1989। हमें जो हमारा रेलवे बोर्ड है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी। अब तक जो रेलवे बोर्ड था विदाउट काम करता था, फंक्शन करता था स्टैट्यूटरी सैंक्शन से। साथ ही हम इनहांस करेंगे फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रेलवे बोर्ड की। अथॉराइज हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के लिए, वो डिसाइड करेंगे कंपोजिशन ऑफ रेलवे बोर्ड का। रेलवे बोर्ड में कितने मेंबर होंगे, उनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या रहेगी, साथ ही उनका क्वालिफिकेशन भी एंड एक्सपीरियंस भी। 2014 में एक कमेटी आई थी, श्रीधरन कमेटी। उन्होंने एक रिकमेंड किया था कि आप जो रेलवे जोन हो तो उनको एक ऑटोनॉमी दे दो। तो रेलवे बिल अभी 2024 में यही बात कही गई है। टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड डिसेंट्रलाइज पावर करना है, ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू रेलवे जोन के लिए। फिर एक कमेटी आई थी, कमिटी ऑन रिस्ट्रक्चरिंग रेलवेज। उसके रिकमेंड पे आई अब ये बिल में टू स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, टैरिफ, सेफ्टी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन रेलवे में। बिल एलो करता है गवर्नमेंट को कि आप फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए, साथ ही सुपर फास्ट ट्रेन ऑपरेशन पे भी फोकस कीजिए।
जब ये बिल एक्ट बन जाएगा हम इस पॉइंट को फिर से वहाँ पढ़ेंगे। GS3 में सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है, या फिर GS2 में पॉलिसी में गवर्नमेंट पॉलिसीज। ILO की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम है सोशल डायलॉग रिपोर्ट। क्या है रिपोर्ट देखेंगे। सोशल डायलॉग रिपोर्ट ILO, उन्होंने दुनिया भर के गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि आप अपहोल्ड कीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क, स्पेशली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। पीक लेवल सोशल डायलॉग हो सकता है एक PT फैक्ट में क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट इज द पीक लेवल सोशल डायलॉग। अभी सुर्खी में था, क्या पॉइंट है, या फिर अगर लेबर के बारे में, वर्क के बारे में इथिक्स में केस स्टडी आ सकती तो हम ये रिपोर्ट सोशल डायलॉग वहाँ पे कोट कर सकते हैं। मेंबर कंट्रीज टू इक्विप होने चाहिए लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को भी एंड सोशल पार्टनर को भी विथ नेसेसरी रिसोर्स दीजिए, साथ ही उनकी टेक्निकल कैपेसिटीज बढ़ाए फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन PSLD। रिपोर्ट फाउंड दैट कंप्लायंस विद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये डिट्रॉइट हो जा रहा है, कम होता जा रहा है 7% बिटवीन 15 to 22, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल सिविल लिबर्टीज एंड बार्गेनिंग राइट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स के भी, वर्कर के भी, साथ ही उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन के भी। रिपोर्ट आर्गू करती है आप सोशल डायलॉग बनाए कैन एनेबल कंट्रीज टू परस्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोंग साइड सोशल प्रोग्रेस। हमें इंश्योर भी करना है फेयर एंड इंक्लूसिव लो कार्बन एंड डिजिटल ट्रांजिशन की तरफ। रिपोर्ट ऐड करती है कि आप जो PSLD इन्वॉल्व करें प्रोसेस में दैट ब्रिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयर्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहे, साथ ही वर्कर के भी ऑर्गेनाइजेशन रहे, जहाँ पे उनको कहा गया सोशल पार्टनर एट नेशनल एंड सेक्टरल लेवल पे। दिस प्रोसेस डिजाइन रहेगा फैसिलिटेट नेगोशिएशन, कंसल्टेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन इश्यूज रिलेटेड टू लेबर, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी पे। चलते आगे। वाइकोम, कल हमने वाइकोम के बारे में पढ़ा था। 1924 में केरला में वाइकोम सत्याग्रह हुआ था। जो टेम्पल की जो रास्ते थे या टेम्पल का द्वार था लोअर सेक्शन के लिए ओपन करने की वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। आज फिर से एक आर्टिकल आया है जहाँ पे वाइकोम को 2 स्टेट 2 लीडर एंड रिफॉर्म की बात कही गई है। हम इस आर्टिकल को लिंक करेंगे GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री में मेजर इवेंट्स, साथ ही पेपर 2 का पेपर 1 में टॉपिक है सोसाइटी में सिकुलरिज्म, वहाँ पे भी हमें इश्यूज को लिंक कर सकते हैं। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। जो वाइकोम सत्याग्रह हुआ था उसको आज 100 ईयर पूरे हो रहे हैं। एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, हमें लिफ्ट करना था बैरियर्स ऑफ एंट्री ऑफ बैकवर्ड कास्ट हिंदूज टू लोकल टेम्पल, जहाँ पे श्री महादेव टेम्पल था। ये फर्स्ट ऑफ मेनी मास मूवमेंट में से एक था जिन्होंने पॉलिटिकल अटेंशन लाया था रिलीजियस रिफॉर्म पे। पेरियार जी ये उन्होंने शुरू की थी द्रविडियन मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिंसिपल। जो अपर कास्ट के पीपल थे वो लोअर कास्ट को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते नहीं थे, तो उन्होंने कहा था हमें भी चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। उस वजह से साउथ में या इंडिया में इनेबल हुआ वाइडर रिफॉर्म के लिए विद इन हिंदू रिलीजन। साथ ही एक रास्ता खुल गया था हमारे समतावादी समाज के लिए, इगैलिटरियन सोसाइटी के लिए। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था एंट्री करने के लिए 2 टेम्पल में, अंबादेवी टेम्पल एंड कालाराम मंदिर नासिक में, जहाँ पे दलित्स को डिनाइड थी एंट्री करने के लिए। क्वेश्चन सीधा GS1 में आ सकता है, और टेम्पल एंट्री मूवमेंट में या फिर पेरियार एंड अंबेडकर जी का क्या रोल था दलित मूवमेंट के लिए, दलित उत्थान के लिए। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस में उसके बाद आता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में।
जहाँ पे ग्रेट केयर की गई थी डिलिमिटिंग करना है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए। आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, लेकिन उस फंडामेंटल राइट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। कैड में अंबेडकर जी ने कहा था, इंक्लूड किया प्रीफिक्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। ये सीधा पीटी पैट क्वेश्चन बन जाता है। या फिर राइट टू फ्रीडम रिलीजियस बारे में हमें कुछ लिखना हो 25 आर्टिकल पे, तो उसके जो रिस्ट्रिक्शन है हम वो लिख सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक्सटेंड ऑफ फंडामेंटल राइट को, क्योंकि देयर बाय इनेबलिंग स्टेट इंटरवेंशन व्हेन नेसेसरी। जब भी रिलीजन में कोई इश्यू हो जाएगा स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। ये जो 7 वर्ड थे, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, रिस्ट्रिक्टिंग एक्सटेंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन्होंने शुरू किया वेंट ऑन फॉर्म लीगल एक लेजिटिमेट बेसिस फॉर रिफॉर्म विद इन फोल्ड ऑफ रिलीजन, देयर बाय इनेबलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू इंटरसेट करे वेयर देयर वाज अ कंटेस्टेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, नेमली बिटवीन दोज ऑफ इक्वलिटी एंड रिलीजन। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं सबरीमाला, जहाँ पे कोर्ट ने इंटरफेयर किया, हाजी अली, महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर। ये जो इश्यू है, क्या स्टेट को पावर है, राइट है, इश्यू ऑफ रेगुलेशन, जहाँ पे रिलीजन कैन बी रेगुलेटेड बाय स्टेट। यस, हमने हाँ कर दिया। कुछ लोग कहते, सम लोग कहते देन गवर्नमेंट लूज इट्स सेक्युलर कैरेक्टर, लेकिन राइटर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। इंटरवेंशन ऑफ स्टेट टू रेगुलेट विच आर पब्लिक स्पेसेस, टेम्पल, रिलीजियस प्लेसेस एक पब्लिक स्पेस होते हैं जहाँ हमें इंश्योर करना है इक्वलिटी भी एंड एक्सेस भी। उसके बाद 1959 में तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स एक्ट आया था, जहाँ पे स्टेट मैनेज कर सकती रिलीजियस अफेयर को इन कंसेंस विद पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। 1954 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आई थी, श्री शिरूर मठ केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट कैन मैनेज इट सेक्युलर अफेयर्स ऑफ टेम्पल के लिए, एंड वहाँ पे उन्होंने बताया प्रोपाउंडेड टेस्ट ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पीटी फैक्ट पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं, मेंस में भी लिखने के लिए हमें बहुत सारा डाटा यहाँ पे मिल जाता है। चलते, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।